Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोड़ा। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रखा है, जिसके दो वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था, जिसके अंदर हमने डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा था। और हमने उसके अंदर पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेट्स। 3 तरीके की रेट को हमने पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट, सेकंड हमने पढ़ा था एवरेज रेट, और थर्ड हमने पढ़ा था इनिशियल रेट। तो यहां तक की कुछ चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अब हम आगे की क्लास में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगला हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस रेयरेस्ट केसेस में रहते हैं। क्वेश्चन बहुत कम चांसेस से पूछा जाता है, लेकिन रीजनिंग का एक क्वेश्चन यहां से बनने के आसार रहते हैं, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। रेट की मैंने क्या बात करी थी, तो रेट के लिए मैंने बताया था चेंज इन एनी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, किसी भी क्वांटिटी में टाइम की रेस्पेक्ट में होने वाले बदलाव को हम क्या कहते थे, रेट। द चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमने बात करी थी रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैंने आपको ये पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम किस में चेंजेस देखेंगे। तो उसके लिए हमने 2 चीजें देखी थी। पहला हमने देखा था अगर आपका जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक्वस स्टेट में है, तो आप बात करोगे चेंज इन कंसंट्रेशन। किसकी बात करोगे, कंसंट्रेशन की। बट इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन गैसियस फेज, तो आप बात करोगे प्रेशर की। किसकी बात करोगे, प्रेशर की। दोनों की कॉम्बिनेशन से हमने एक डेफिनेशन बनाई थी, द चेंज इन concentration and pressure of reactants and products with respect to time is known as rate of reaction। इसको हमने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब बात ये आ रही है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेट कम ज्यादा होगी। मतलब विच आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ फैक्टर्स यहां पर लिखूंगा और फिर हम उनकी वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला फैक्टर जो आपको पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकेंड फैक्टर जो आपके पास आ रहा है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सेकेंड फैक्टर जो आपके पास है वो है नेचर एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपने जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ले रखे उनका नेचर क्या है। थर्ड फैक्टर जो आपके पास आ रहा है वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके पास थर्ड फैक्टर आ रहा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स की सरफेस एरिया। फोर्थ फैक्टर जिसकी अपन बात करेंगे वो है आपका टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर आप पहले पढ़ लेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। और फिफ्थ फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर। फिफ्थ फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर। और सिक्स्थ फैक्टर, छठा फैक्टर आपके पास है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। These are the 6 factors which are already provided in your syllabus। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर ये 6 फैक्टर हैं वन बाय वन, जिनके आपके बारे में डील करना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। Let me deals with the first factor, concentration of reactant। कि concentration of reactant कैसे rate of reaction को affect करेगा। तो अब आपको पहले से पता होना चाहिए concentration क्या है। तो concentration हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। It indicates the amount of solute present in solution।
क्या बताते हैं हम कंसंट्रेशन के दौरान कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसको कितना अमाउंट है। तो हम यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स। तो हम ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर ये डील कर चुके हैं, अगर आपने देखा हो क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन टू द पावर n। आगे भी हमको पढ़ना है यही चीज, और हम ये बता चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन टू द पावर n। इसको अपन कहते हैं रेट लो। क्या कहते हैं, अगर मैं इस पावर n को छोड़ दूं या पावर n आप मतलब अवॉइड कीजिए उसको, तो रिलेशन क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इट मींस क्या, as concentration of reactants increases rate of reaction also increases। जैसे जैसे हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से देखना है ताकि आपको इसको समझ में आ जाए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको किसी चीज के लिए मान लो कोई प्रैक्टिकल करना है जिसके लिए आप कोई रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, ठीक। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने ले रखी बहुत लो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर रखी है आपने, बहुत लो कर रखी है। तो क्या ऐसा होगा कि प्रोडक्ट तेजी से बन जाए, ठीक है ना। तो आप इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी देख सकते हो क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये ऑलरेडी एक लॉ में डिफाइन कर रखा है। इसको एक लॉ के फॉर्मेट में लिखा हुआ है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द पावर n। ये इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक है रेट लॉ, उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे। तो ये आपका पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कैसे होगी, तो एग्जांपल के लिए सुनना ध्यान से। आपके पास यहाँ पर 10 लोग हैं और यहाँ पर 0 है एट द टाइम ऑफ, मान लो कंसंट्रेशन को समझना है यहाँ 10 लोगों से, किससे समझना है, 10 लोग। तो 10 लोग हैं तो आप यहाँ पर कोई मान लो एक गेट है, एंट्री गेट, तो यहाँ से इन 10 लोगों को पास करवा रहे हैं कि आपको यहाँ से होकर जाना है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 10 लोगों को भेज रहे हो और आपके पास पता है कि 10 ही लोग हैं, तो आप उनको आराम से भेजोगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरफ आपके पास 100 लोग हैं और अब एंट्री गेट है, तो आप क्या कोशिश करोगे, जिनको फटाफट भेजा जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो आप अब इसको आप कंसंट्रेशन के टर्म से समझिए कि ये भी आपकी लो कंसंट्रेशन, ये आपकी हायर कंसंट्रेशन। तो देख लीजिए खुद समझ के कि रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होगी। तो मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपका पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की। किसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो इसमें नेचर की क्या बात करनी है, तो मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बता रहा हूं कि हमने पढ़ रखा था केमिकल रिएक्शन। हमने क्या पढ़ रखा था, केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में इसी की बात करी थी आपको कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स कोलोइड। क्या होता है, ये कोलोइड करते हैं और उन कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, सब आपके पास बनते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स। और केमिकल रिएक्शन के अंदर मेन काम क्या होता है, तो एक तो क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। पहला काम क्या होता है, ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और दूसरा क्या काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिफिक बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिफिक बॉन्ड्स। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये 2 काम होते हैं। पहला काम होता है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मेरी बात ये ध्यान से सुनना, अपन एक बात बता रहा हूं मैं कि यहां पर कोई एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है। आप लोगों ने इवेंट देखा होगा सुई धागा दौड़, देखा सबने, जिसमें क्या होता है, एक कैंडिडेट तो यहाँ पर सुई लेकर खड़ा हुआ रहता है और एक कैंडिडेट यहाँ से धागा लेकर जाता है और वहां सुई में धागा डालना और वहां से वापस आना है, और जो पहले ये इवेंट करके आ गया वो जीतेगा। सबने सुन रखा होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो तेज दौड़कर यहां से यहां चला गया, लेकिन यहां पर सुई के अंदर धागा ही नहीं जा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, वहां लेट हो गया, तो क्या ये वापस आकर जीत सकता है? यहां पहुंच सबसे पहले गया, लेकिन सुई के अंदर धागा डालने में वो लेट हो गया, तो क्या वो सबसे पहले पहुंचेगा? मैं इसको टॉपिक से जोड़ूंगा, इसलिए आप पूरा ध्यान नहीं रखें, तो पॉसिबल ही नहीं है।
अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से दौड़ने वाला गया लास्ट में, लेकिन जाते ही सुई में धागा तुरंत डाल दिया तो वो तुरंत वापस आ गया। तो यहां पर मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं, मतलब ये दोनों चीज। पहली चीज मैंने क्या लिखी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। अब ध्यान से देखना कि मान लो कोई रिएक्टेंट आपने ले रखा है ए बी और उसके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कितना तेजी से प्रोडक्ट बनाएगा, कितना फास्ट प्रोडक्ट बनाएगा। वही तो है ना रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। तो रिएक्शन फास्ट कब होगी कि फटाफट पुराने बॉन्ड टूट जाए और फटाफट नए बॉन्ड बन जाए। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, या कोई आयनिक बॉन्ड है, या कोई हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है, तो क्या ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा? क्या नहीं टूटेगा ना। जब बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो। तो अपना ये बात आएगी नहीं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या आपने जो रिएक्टेंट ले रखा है अगर उसके अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। दूसरी बात, यहां तो बॉन्ड आसानी से टूट गया, लेकिन ये नए बॉन्ड जब किसी के साथ बना रहा है, मान लो ए बनाएगा सी के साथ और बी बना रहा है डी के साथ, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं कर रहा है, या वो नॉन स्पेसिफिक बॉन्ड है कि बॉन्ड तेजी से नहीं बन रहा है। उस बॉन्ड को बनाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस एक्सटर्नल करनी पड़ रही है। तो ये तो काम हो गया, मतलब ये पहुंच गया, इसने फटाफट तोड़ दिए, लेकिन इसने यहां काम स्लो हो गया, बॉन्ड बनने वाला। बात आ रही समझ में? तो भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसलिए बुक के अंदर आपका खाली इतना ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जबकि मैंने लिख रखा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सिर्फ रिएक्टेंट में प्रोडक्ट के ऊपर भी, क्योंकि काम तो ये भी तो हो रहा है साहब। आपने बॉन्ड तो तोड़ दिया लेकिन बनने में लेट हो गया, तो क्या मतलब? रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो डाउन ही हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट का टूटकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लगने वाला समय। तो ये बात अपन ये कह रहे हैं कि पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, ये दोनों चीज डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शन में। इसलिए अगर हमें बात करनी की रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगला फैक्टर क्या है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें आपकी बुक के अंदर कई सारी चीज फेज के अकॉर्डिंग भी बात रखी है कि यहां डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्टेंट्स किस फेज में ले रखे हैं। तो वहां पर आपको ये भी बताना है क्या कि कुछ चीजें जैसे कि आपको बता देनी है कि आपने ले रखा है गैसियस फेज। कौन सा ले रखा है? गैसियस फेज। तो हमको ये पता है कि गैसेस के बीच में ऑलमोस्ट कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो सबसे वीक फोर्स है, तो ये जल्दी से टूट जाएंगे, जल्दी से बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब गैसियस फेज लग रखा है तो रिएक्शन फास्ट होगी। लिक्विड में ले रखा है एज कंपेयर टू गैस, थोड़ा सा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो इसकी तुलना में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी और स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर सॉलिड ले रखा है तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाएगी। मतलब अगला फैक्टर ये भी होता है कि आपने क्या ले रखा है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, कौन से फेज में रिएक्टेंट्स ले रखे हैं, वो भी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में आएगा। इसके अलावा आपका और आ सकता है जैसे कि आपने जो रिएक्टेंट्स ले रखे हैं, जो रिएक्शन आपने ले रखी है वो रिएक्शन कौन सी है, होमोजीनियस में है या हाइड्रोजीनियस में है। होमोजीनियस मतलब आपने सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो सेम फेज में, मतलब दोनों रिएक्टेंट्स ले रखे हैं और दोनों गैसेस ले रखे हैं, तो गैसेस का आपस में डिफ्यूज होने की रेट ज्यादा होती है तो रिएक्शन फटाफट होगी। और मान लो एक गैस ले रखा है और एक लिक्विड ले रखा है तो थोड़ी सी रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगला फैक्टर आपका ये था नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जिसके अंदर हमने क्या बात करी कि हम जानते हैं कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को करवाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, नए बॉन्ड का बनना, पुराने बॉन्ड का टूटना। तो उस वजह से हमारा ये फैक्टर बहुत ज्यादा काम करेगा। अब अगला फैक्टर आ रहा है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5 हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने इस फैक्टर की बहुत अच्छी तरीके से बात करी थी, मैंने आपको याद भी दिलाया था, अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी कि हम गोली खाते हैं, मेडिसिन टैबलेट, तो कई बार आपने देखा होगा पूरी गोली खाते हैं और गोली पीस कर भी खाई जाती है, तो दोनों में से कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर आप लोगों ने देखा हो ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो उसको पत्थर से घिसकर पाउडर बना के लिया जाता है, कारण कि पाउडर बनाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी वो भी सुनना। एग्जाम्पल के लिए ये कि आपके पास मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है इस तरीके से, तो इसका सरफेस एरिया कितना हुआ, एक तो ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ। तो मतलब ये कि इसके ऊपर जब कोई दूसरा रिएक्टेंट अटैक करेगा तो वो इन्हीं सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में आएगा, इसी सरफेस एरिया के बाद के ऊपर। तो मतलब ये कि जितना ट्रीट करेगा उतना ही बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैंने बीच में से तोड़ दिया, 2 भाग कर दिए,
तो अब देखो ये सब तो ऑलरेडी था, सरफेस एरिया पहले से ही था, ये सारा सरफेस एरिया पहले से ही था, लेकिन देखो इधर से ये वाला सरफेस एरिया और इधर से ये वाला सरफेस एरिया दोनों बढ़े कि नहीं बढ़े? तो जैसे ही मैंने इसको तोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा तो जो दूसरे रिएक्टेंट इसके ऊपर अटैक करेंगे या इसके कांटेक्ट में है तो उनकी कनेक्टिविटी भी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगला फैक्टर क्या आया? ROR इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। और यहां से क्वेश्चन रीजनिंग का ये आता है कि केमिकल रिएजेंट्स आर मोर रिएक्टिव इन पाउडर फॉर्म, कि कोई भी केमिकल रिएजेंट्स जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उसका कारण क्या है? पाउडर फॉर्म में होने से उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही ज्यादा होगी। तो ये था आपका थर्ड फैक्टर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अगला फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। सबसे पहले यहां पर जो वर्ड आया है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। वर्ड क्या है आपका? कैटालिस्ट। तो फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैटालिस्ट? कैटालिस्ट से आप क्या समझते हो? तो कैटालिस्ट इज द substance which can alter the rate of chemical reaction is known as catalyst। सबसे पहली चीज यहीं से क्लियर हो गया कि ये अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसका काम ही तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर मतलब चेंज कर देना। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रह जाता है कि हम एक ही बात बोलते हैं, कैटालिस्ट क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैटालिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाए, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी करता है, घटाता भी है। मान लो कि आपने कोई आयनिक रिएक्शन, हमने फास्ट रिएक्शन पढ़ी थी, तो आयनिक रिएक्शन से जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो रही है, मतलब एक सेकंड से भी कम समय में हो रही है, और मुझे उस रिएक्शन को स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें कोई ऐसा कैटालिस्ट मिलाऊंगा जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दे ताकि मैं इसको रीड कर सकूं। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो नहीं कर सकता कैटालिस्ट? ऑब्वियसली कर सकता है। तो इसके दोनों काम है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। और इसी के आधार पर आपने इनको दो भागों में बांट रखा था, पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट, कैटालिस्ट प्रोमोटर, कैटालिस्ट पॉइजन, ये सारे छोटे टॉपिक्स आप क्लास 10 के 11 में पहले पढ़ चुके हो। लेकिन कैटालिस्ट की एक और खास बात होती है, क्या? इन द रिएक्शन में इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड। रिएक्शन में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब पहले अगर वो ए था तो रिएक्शन के बाद भी ए ही रहेगा, ना तो वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ना रिएक्शन में वो यूटिलाइज होगा। रिएक्शन में जाएगा जरूर, लेकिन जैसा गया है लास्ट में वैसा ही बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन कराने का काम इसका जरूर है, लेकिन खुद किसी तरीके से बिना बदले रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो पहले तो ये बात होगी कैटालिस्ट की। अभी तक हमने फैक्टर की बात नहीं करी कि ये क्या करता है, कैटालिस्ट क्या है वो हमने बात कर दी। अब कैटालिस्ट करेगा क्या? तो एक चीज यहां पर हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ पर उसका बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि उसको बिना बताए आप इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट नहीं समझ सकते कि वो कैसे इफेक्ट करेगा। तो ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पर तो होता है रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ बना रहा हूं मैं, और यहाँ पर मैं बना रहा हूं एनर्जी। क्या ले रहा हूं? एनर्जी। अब क्या होगा कि आपने ले रखा है रिएक्टेंट। क्या ले रखा है? रिएक्टेंट। तो एट द इनिशियल टाइम पीरियड जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्टेंट्स के पास खुद की कुछ एनर्जी होगी या नहीं होगी? तो कुछ तो होगी। तो यहां पर मैंने ले ली एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ER। क्या ले लिया? ER। ध्यान से देखना। और यहां पर होता है एनर्जी बैरियर। एक क्या होता है? एनर्जी बैरियर की अगर इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, रिएक्शन जैसे जैसे आगे जाएगी तो ये आते 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये वो एनर्जी बैरियर है जिस एनर्जी तक पहुंचने के बाद रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके लिए एग्जांपल सुनना ध्यान से। आपको दूध से बनाना है मावा। दूध से क्या बनाना है? मावा। ध्यान से समझना। तो यू हैव टू बॉइल द मिल्क। आपको दूध को उबालना है। तो जैसे आपने गर्म किया और मावा बन गया, ऐसा हुआ क्या?
नहीं, आपको ये पता है कि दूध से मावा बनने के लिए उसको लंबे समय तक हीट करना है, मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और जैसे ही एक एनर्जी डिसाइडेड है ना कि इस एनर्जी तक पहुंचते ही दूध मावा बन जाएगा, तो आप उसको एनर्जी देते गए देते गए देते गए देते गए, जैसे ही मिल्क उस एनर्जी तक पहुंच जाएगा जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाए, तो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मावे में। जानते हो सब? मतलब ये कि किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी बैरियर को तो हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान से देखना, मतलब ये कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो यहां तक जाना है, तो यहां तक जाने के बाद ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब क्या होगा कि मान लो ये एनर्जी बैरियर बहुत ऊंचा हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, इस रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहां तक पहुंचाने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी साहब, स्लो हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो कैटालिस्ट क्या करता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो रिएक्शन स्लो हो रही है, उनमें तो ये क्या करेगा, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के ग्राफ को ले जाकर कर देगा कम, थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा। तो जिस रिएक्शन को पहले यहां तक जाना था वो आसानी से सीधी प्रोसीड हो रही है। पहला, मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है तो फटाफट हो रही है, उसमें ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है इसलिए फटाफट हो रही है, तो वो उन रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ाकर कर देगा ज्यादा। तो कैटालिस्ट का रोल क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को एडजस्ट करता है एज रिक्वायर्ड टू रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वो भाई अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फटाफट होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ गई तो रिएक्शन धीरे धीरे होगी। मतलब ये सब काम कौन कर रहा है, कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट की वजह से क्या अफेक्ट हो रही है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, तो दैट्स इज द अनदर फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ये था आपका अगला फैक्टर। ओके, अब अगला फैक्टर आपका आ रहा है टेम्परेचर। ये तो सबको पता है कि अगर हमें कोई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो आप उसको टेम्परेचर दे दो तो रिएक्शन फटाफट होगी। ये तो एक यूनिफॉर्म रिलेशनशिप है। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सबको पता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी देखना। यहां पर आप आगे जाकर एक थ्योरी पढ़ोगे, कोलेजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे अपन? कोलेजन थ्योरी। उसके अंदर इसको ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए कोलेजन होना जरूरी है। फिर उसके अंदर इफेक्टिव कोलेजन्स होते हैं, कोलेज की फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन उसमें सबसे मजेदार बात ये है कि कोलेजन क्यों करेंगे, तो ड्यू टू काइनेटिक मोशन। क्यों करेंगे? तो दे गेन्स एनर्जी, रैंडमली मोशन करने लगते हैं। तो हुआ क्या, जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स गेट्स एनर्जी, और वो एनर्जी लेकर क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, और उस मोशन की वजह से पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी, उतना ज्यादा कोलाइजन्स होंगे, उतने ज्यादा इफेक्टिव कोलाइजन्स होंगे, और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलाइजन होंगे उतना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। मतलब ये कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। बट यहां पर एक रूल है। यहां पर क्या रूल है? एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, आगे पढ़ोगे भी सही इसको। आपको क्या रूल है कि अगर आप टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का बदलाव करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी डबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना। अगर आप किसी टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़कर हो जाएगी डबल। ये एक सेट ऑफ रूल है जो आपको पता होना चाहिए। इसको आगे पढ़ोगे भी सही आप फिर से, लेकिन कम से कम अभी तो आप इसकी बात कर रहे हो इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये आपका फिफ्थ फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ द लास्ट फैक्टर है आपका रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन HNU की प्रेजेंस में दिखती है आपको। तो ये बात ये होती है कि कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो विदाउट रेडिएशन बहुत स्लो रेट के ऊपर होती है, इवन इतने स्लो रेट के ऊपर होती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। बट सेम रिएक्शंस को जब रेडिएशंस की प्रेजेंस में कराया जाता है तो वह फ्रिक्वेंटली मूव करती है फटाफट। तो देखो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट वही था लेकिन रेडिएशन की एब्सेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कम थी, रेडिएशन की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी।
It means we can say that in the presence of radiation, the rate of reaction can frequently move, but it not applicable for all the reaction. ये सारी reactions के लिए नहीं होगा, कुछ reactions के लिए होगा. तो हम बोल सकते हैं कि most of the reactions can frequently move in the presence of radiation. Radiation की presence में कई सारी reactions जो होती है वो frequently move करती है. तो ये आपका छठा फैक्टर. आप सबको ये फैक्टर्स 6 आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, तो उनकी लैंग्वेज एक बार आप जरूर वहां से पढ़ लें. लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, लैंग्वेज पढ़नी जरूरी है, इसलिए याद रहे इसको आपको एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ना ही है. और आपके लिए आपकी टेक्स्ट बुक ही बहुत ज्यादा प्रिफर्ड करेगी, वही प्रिफर्ड करूंगा मैं, और आपको वही सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगी. तो टेक्स्ट बुक को ज्यादा वेटेज देंगे एज कम्पेयर टू नोट्स. नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पढ़नी है टेक्स्ट बुक. तो हमने बात करी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. तो टोटल हमने 6 फैक्टर की बात करी. पहला फैक्टर कंसंट्रेशन विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. सेकंड हमने बात करी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. उसके अंदर हमने बात करी थी ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. थर्ड फैक्टर हमने बात करी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. फिर हमने बात करी थी इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट विच कैन चेंज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ग्राफ. फिर हमने बात करी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. एंड लास्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. तो ये था आपका अगला टॉपिक, इफेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. तो आपको इन सबको एक बार टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आप एक बार इसको नोट से वापस देखें. वीडियो लेक्चर देखने के बाद एक बार आप जरूर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं मोलिक्युलरिटी. नेक्स्ट टॉपिक है मोलिक्युलरिटी. 2 टॉपिक आते हैं यहां पर, एक आता है मोलिक्युलरिटी और दूसरा आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. पहले बात करूंगा मैं मोलिक्युलरिटी, फिर अपन बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की. तो मोलिक्युलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से. किससे होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो सबसे पहली डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं. इट इज डिफाइंड एज द number of reacting species participating in elementary reaction. क्या कहा अपन ने? It is defined as the number of reacting species. reacting species का मतलब होता है reactants. और क्या क्या हो सकते हैं? It may be atoms, ions and molecules. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. और कहां बात कर रहे हैं अपन? एलिमेंट्री रिएक्शन. तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए. सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एक ही स्टेप में होनी चाहिए रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप्स में नहीं होनी चाहिए. दूसरा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलोइड साइमल्टेनियसली. इसका मतलब मस्त आपको समझ में आना चाहिए. मतलब यह कि मान लो किसी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल है, तो उसकी कोलिजन की बात ही नहीं है, एक ही है, तो रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. अब मैं ये कह रहा हूं कि एट द सेम टाइम कोलिजन होना कहलाता है साइमल्टेनियसली कोलिजन. तो एग्जांपल के लिए आपके पास 2 रिएक्टेंट है और 2 रिएक्टेंट का आपस में टकराना चांसेस एक अकेले की तुलना में कम हुए. अब उदाहरण के लिए समझना, आपको यहां से पालोदा से जाना है बांसवाड़ा. कहां जाना है? बांसवाड़ा जाना है. बांसवाड़ा आपको पर्टिकुलर कहीं जाना है. मान लो बांसवाड़ा साई मंदिर पहुंचना है आपको शार्प 10 o'clock. कहां पहुंचना? सिर्फ सुबह 10 बजे साई मंदिर पहुंच जाना है. मुझे अकेले जाना है, तो मेरे अकेले के 10 बजे वहां पहुंचने के चांसेस मान लो कितने हैं? 80%. कितना है? 80%. अब मान लो मैं और मेरा फ्रेंड 2 लोग हैं, दोनों अलग अलग जगह से जा रहे हैं और दोनों की ये कहा जाए कि फिक्स 10 बजे वहां पहुंचना है. तो क्या दोनों का 10 बजे वहां पहुंच पाना पॉसिबल है? एट द टाइम, फिक्स टाइम पर. आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर पहुंचने की. तो अब परसेंटेज थोड़ा और कम हो गए, 60% मान लो हो गया. अब मान लो 3 लोग हो गए तो और कम हो जाएगा. मतलब ये
कि यहाँ पर मोलिकुलरिटी डिपेंड करेगा सिंगल स्टेप रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। या कहा जाता है इट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो उनको हम कहते हैं मोलिकुलरिटी। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास पहला क्या हो सकता है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। पहली क्या हो सकती हैं? यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। फिर क्या हो सकती हैं? बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। क्या हो सकती हैं? बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे ट्राइमोलिकुलर, टेट्रामोलिकुलर और पॉलीमोलिकुलर रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ आपको दिखेंगे वही कहलाएगी उसकी मोलिकुलरिटी। अब एग्जांपल के लिए आपका यहां पर A चेंजेस टू B, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, आगे स्टोइकियोमेट्रिक कुछ नहीं है, मतलब क्या? 1। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? मोलिकुलरिटी इसकी हो जाएगी 1। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 1। बाइमोलिकुलर रिएक्शन में आपके पास 2 स्पीसीज होंगी, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 2। ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है A + B AB, तो कितने हो गए मॉलिक्यूल्स? इसकी भी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, तो मोलिकुलरिटी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। मोलिकुलरिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन आरडीएस। आरडीएस आगे भी पढ़ना है आपको, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक पर्पज से भी। आरडीएस आपको केमिकल काइनेटिक्स पहले इसलिए पढ़ाया जाता है बिफोर ऑर्गेनिक, ताकि बच्चों को आरडीएस वर्ड का मतलब तो विशेष पता हो जाए। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होती है मैं आगे समझाऊंगा भी आपको। तो एलिमेंट्री स्टेप में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? मोलिकुलरिटी। अब अपन इनका एक एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मान लीजिए आपने ले रखा है NH4NO2, इसको हीट किया, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा N2 + 2H2। तो कितनी है रिएक्टिंग स्पीसीज? एक ही है, मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 1। आप ले लीजिए 2HI H2 + I2, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने? 2। तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो ये तो मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं? तो देखो थ्योरेटिकल चीज है, मोलिकुलरिटी निकालने के लिए आपको प्रैक्टिकल नहीं करना। पहली चीज तो ये दिमाग में क्लियर कर देना, यू हैव टू नॉट डन एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। मोलिकुलरिटी निकालने के लिए कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं, आप रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं मोलिकुलरिटी कितनी होगी। मोलिकुलरिटी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्या होगी? आप रिएक्शन को देखकर थ्योरेटिकल उसको निकाल सकते हो। तो अब मोलिकुलरिटी से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स की हमको बात करनी है कि मोलिकुलरिटी से रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स है उनके बात करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, मोलिकुलरिटी नेवर बी 0, फ्रैक्शनल और डेसिमल। मोलिकुलरिटी कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती। मतलब ऐसा होगा क्या कभी भी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट की संख्या 0 हो? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये कि किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 0 या फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकती। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो जनरली मोलिकुलरिटी होती है 3 से ज्यादा हो सकती है, पर जनरली मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा मोलिकुलरिटी मतलब जनरली 3 होती है। 3 से ज्यादा नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है, 3 से ज्यादा हो सकती है। पर अगर आपको मैंने साइमल्टेनियसली वाला कंसेप्ट बताया कि मैं अकेला पहुंच रहा हूं तो पहुंच सकता हूं, तो एट ए टाइम 2 मॉलिक्यूल तो एक साथ टकरा सकते हैं, लेकिन 3 मॉलिक्यूल घूमे और तीनों मॉलिक्यूल के एक साथ टकराने के चांसेस बहुत कम है। तो और भी 3 तो टकरा सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोलाइजन होना चाहिए और 4 मॉलिक्यूल्स का हो और साइमल्टेनियसली एट ए टाइम हो, तो चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। इसलिए जनरली मॉलिकुलरिटी 3 होती है, 3 से ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है।
रेयरेस्ट केसेस में, तो ये ध्यान रहे जनरली मोलिकुलरिटी कितनी होती है 3। और एक पॉइंट इसके अंदर है कि आपको मोलिकुलरिटी निकालनी है, तो हमने कहां से निकाली थी, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब क्या, मोलिकुलरिटी रिलेट्स टू स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट किससे रिलेट करती है, मोलिकुलरिटी रिलेट्स टू स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। मोलिकुलरिटी का संबंध किससे है, तो कंपाउंड के स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से है। दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन जो दे रखी है उसमें कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको गिन लो, वही है आपकी मोलिकुलरिटी। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। और कंडीशन मैंने क्या बताई, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली उनका कोलाइजन होना जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए मोलिकुलरिटी से रिगार्डिंग। ये दोनों टॉपिक एक साथ चलते हैं, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब ये तो मोलिकुलरिटी आपने आज पढ़ा है, जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे ना तो आपको यूं लगेगा बोथ आर सिमिलर थिंग्स, लेकिन इन दोनों के बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या आता है डिफाइन मोलिकुलरिटी। तो ये कुछ क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। तो ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एक बार वहां से आप उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कल का हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कल का लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फिर हम डेरिवेशंस पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इन सब टॉपिक्स की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी, इनको आप अच्छे से टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है, यू मस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना नहीं भूलेंगे। आप अपना नाम जरूर लिखें, यस सर वी कंप्लीटेड द टास्क या वी वॉच द वीडियो। फिर हमें ये आइडिया लगेगा कि किन किन बच्चों ने वीडियो देख लिया है। तो जल्दी मिलेंगे हम हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक आप इन नोट्स वीडियोस को देख लें, नोट्स कंप्लीट कर लें और टेक्स्ट बुक से इस टॉपिक को पढ़ लें, और कल के टॉपिक को सब घर से पढ़कर आए, घर पर पढ़ लेंगे। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।